सो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव 100। सो आज का वीडियो जो है वो मैंने बनाया है अपने आरआरबी पीओ का जो 2019 में मैंने क्वालिफाई किया था और मैं सिलेक्ट हुआ था उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। आई वाज सिलेक्टेड इन उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक फ्रॉम बिहार ऑफिसर स्केल 1। तो उसी का मैंने आरआरबी का जो इंटरव्यू था उसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनका कॉल लेटर आज आ चुका है आरआरबी पीओ के लिए। और जहाँ तक मुझे मालूम चला 24 फरवरी से इंटरव्यू बहुत सारे कैंडिडेट का है इंटरव्यू, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि क्या क्या मैं आप सबको बताने वाला हूं। मैं अपना कॉल लेटर से शेयर करने वाला हूं आप सबके साथ। जो मुझे कॉल लेटर आया था, बहुत से कैंडिडेट्स को आज कॉल लेटर आ चुका है। तो उन्होंने, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया अपने कॉल लेटर को, तो कॉल लेटर डाउनलोड कर लें, ठीक है। जो भी लिंक है वो टेलीग्राम चैनल में मैंने डाल दिया, उस लिंक को वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने कॉल लेटर को। सेकंड मैं बताने वाला हूँ डेट हाउ मच मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर इन द इंटरव्यू। क्योंकि इंटरव्यू में मार्क्स लाना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेंस का एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको मालूम चल सकेगा कि जो रियल टाइम एक्सपीरियंस क्या होता है इंटरव्यू में, किस तरह इंटरव्यू लिया जाता है और वहाँ पे किस तरह का एक्सपीरियंस आपको शेयर करने को मिलेगा। उसका प्री इंटरव्यू प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या मांगा जाता है, इंटरव्यू के टाइम पे क्या होता है और कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। सो आई विल शेयर यू एवरीथिंग। तो कुछ इस तरह का कॉल लेटर जो मेरा था, आप सबको भी रिसीव हो गया होगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रहेगा, रोल नंबर यहाँ पे रहेगा, आप किस कैटेगरी से आपने फिल किया था वो रहेगा, और किस कैटेगरी में आपने क्वालिफाई किया है तो वो यहाँ रहने वाला जनरल। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ भी आपको इंटरव्यू होने वाला है, देखिए डेट यहाँ पे है। लास्ट जो मैंने लास्ट रिक्वायरमेंट जो आया था 2019 में आया था, एंड द इंटरव्यू वाज ऑन 21 नवंबर था। ये मेरा जनरल का इंटरव्यू था। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि इससे पहले जो होता है ना वो SC ST का इंटरव्यू हो जाता है, और OBC कैटेगरी जो NCL होती है उनका इंटरव्यू हो जाता है। तो कुछ इस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट होता है, और लास्ट के 1-2 दिन में जनरल कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका इंटरव्यू होता है। जो मेरा सेंटर था वो बिहार में था, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। बहुत सारे कैंडिडेट जो बिहार से उन्होंने अप्लाई किया, उनका भी सेंटर यहाँ होने वाला है। तो अगर आपको आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पे किस तरह आपको सेंटर पे पहुँचना है और नहीं पहुँचना है, ठीक है। इसके बाद कुछ इस तरह का दिया था क्या क्या आपको लेके जाना है इंटरव्यू में। क्योंकि जब आप जाते हैं एग्ज़ाम इंटरव्यू के टाइम पे, तो आप पहले पहुंचते हैं, ठीक है। जो भी टाइम होता है आपको दिया हुआ, देखिए मेरा कौन सा पैनल था, मेरा यहाँ पे टाइम था 8:30 का टाइम था, पैनल 4 था। पैनल 1 2 3 4 कुछ भी होगा, लेकिन टाइम आपको जैसे 8:30 है तो आप जो मैं गया था, मैं 8 बजे तक पहुँच गया था, और जो ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स थे वो सब आ चुके थे। वहाँ जाते ही फिर क्या हुआ था कि सारे कैंडिडेट जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे हम सबको ले जाया गया। और जैसे कि मान लीजिए इस तरह का एक रूम होता है, मान लीजिए एक हॉल है, ठीक है। हॉल में क्या 4 सेक्शन बना दिए जाते हैं, पैनल 1 2 3 4 करके बना दिया जाता है, और वहाँ पे सारे जितने भी कैंडिडेट्स का नाम होता है उनको उनका कॉल किया जाता है, उनको उस पैनल में बैठाया जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पैनल 1 में बैठे हैं, ठीक है। अब पैनल 1 में बैठ जाने के बाद आपका जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है वो किया जाता है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाते हैं, जैसे कि इसमें देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट मंगवाया गया था मुझसे। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मंगाया गया था। ऑल्सो आई वॉज बींग आस्क्ड फॉर द मार्कशीट ऑफ इस सेमेस्टर। कॉन्सुलेटेड मार्कशीट भी होना चाहिए, और फाइनल डिग्री, या अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी है, वो भी काम चल जाएगा। उस वक्त मेरे पास डिग्री नहीं थी तो प्रोविजनल से मेरा काम चल गया था। अगर आप SC ST OBC से हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। EWS से तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। जो भी सर्टिफिकेट्स आपने जो आपके लिए एलिजिबल आप जिसकी वजह से हुए थे, तो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए था। उसके बाद कॉल लेटर का जो वो था वो आपसे मांगा गया था, मुझसे मांगा गया था। उसके बाद जो पैन कार्ड या आधार कार्ड जो भी मेरा था वो लिया गया। तो बाकी चीज़ें जो भी थी, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बायोमेट्रिक भी हुआ था, मुझे जहाँ तक याद है बायोमेट्रिक भी हुआ था हमारा, ठीक है। तो इस बार बायोमेट्रिक होगा आपका। फिर जो आई का होता है आपका, वो मैच किया जाता है। कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम भी आई थी उनके बायोमेट्रिक में, बट वो बाद में उनका सॉल्यूशन हो गया था। तो आप कुछ इस तरह का मेरा भी सीन था। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था, मेरा जो बायोमेट्रिक था वो एक बार में मैच कर गया था। उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट्स आप यहाँ देख सकते हैं, आपको भी जो भी सर्टिफिकेट्स आए होंगे आप उसको मैच कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का मैंने बनाया हुआ, ये मैंने पहले भी आप सबको शेयर किया था कि इंटरव्यू के मार्क्स कितने ज़रूरी होते हैं। ये देख सकते हैं कि इंटरव्यू जो ये मैं बता दूँ कि एवरेज मार्क्स जो इंटरव्यू में होते हैं ना, वो 60 के अराउंड होते हैं, ठीक है। 60-65 एवरेज मार्क्स माने जाते हैं। और जो अगर अच्छा इंटरव्यू आपका हो रहा है तो आपके मार्क्स जो हैं अराउंड 80 हो जाते हैं। लेकिन अगर इससे कम आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपका इंटरव्यू थोड़ा पुअर जोन में है।
मेरा इंटरव्यू थोड़ा पुअर जोन में हुआ था। क्यों हुआ था मैं बताने वाला आपको आगे आने वाले वीडियो में कि क्यों क्यों इस तरह से हुआ था। बिहार में जो इंटरव्यू हुआ था वो डिफ़िकल्ट थोड़ा क्यों होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि मेरे टाइम पे क्या हुआ था। मेरा इंटरव्यू जो कंडक्ट होने वाला था वो सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हमें जो सेकंड फ्लोर था, शायद सेकंड फ्लोर था जहाँ तक मुझे याद है, सेकंड फ्लोर पे ले जाया गया। और वहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स को एक-एक करके कॉल कर रहे थे। मतलब जैसे कि मान लीजिए 10-10 कैंडिडेट को एक-एक करके कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हमें ऊपर एक रूम में ले जाया गया। वहाँ पे अराउंड 10-12 कैंडिडेट्स बैठे हुए थे। फिर वहाँ से एक-एक कैंडिडेट को जो इंटरव्यू पैनल था वहाँ पे ले जाया जा रहा था। फाइनली जिस बेंच पे हमें बैठाया गया था वहाँ पे 4 कैंडिडेट्स बैठे हुए थे, 4 चेयर पे, ठीक है। उसके बाद एक-एक कैंडिडेट को अंदर की तरफ भेज रहे थे जैसे-जैसे उनका नंबर आ रहा था। तो मुझे अंदर ले जाया गया और वहाँ पे जो मेरे टाइम पे था वो मैंने देखिए, जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैंने फेसबुक पे शेयर किया था अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को, आप भी देख सकते हैं। और मैंने मुझसे क्या-क्या क्वेश्चन पूछा गया था मैं वो बता दूँ आपको। 21 नवंबर को मेरा इंटरव्यू हुआ था। और आई थिंक 8:30 को हम रिपोर्ट कर गए थे। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो 11 बजे तक 11 AM तक मेरा इंटरव्यू मुझे बुला दिया गया था। और 11:30 के अंदर मैं उनके उनके सामने बैठा हुआ था। पैनल 4 था और वहाँ पे 4 मेल्स थे, 1 फीमेल थी, ठीक है। प्लेस पटना है, बिहार में। जो बिहार जितना भी है सबका यहीं पे होता है। जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं उनका सबका यहीं पे होगा। सो गाइज़ ये जैसा मैं बता दूं, इसके पहले भी मैंने एक इंटरव्यू दिया हुआ था। और उसके पहले मैंने IDBI PO का इंटरव्यू दिया हुआ था और वो इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ था मेरे लिए। बिकॉज़ वहाँ पे जो इंटरव्यू पैनल थे वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे जो जिसके सवाल मुझे नहीं आ रहे थे। और वहाँ पे क्योंकि वो RRB PO का इंटरव्यू, वो IDBI PO का इंटरव्यू था, इसलिए मैंने कम्प्लीटली इंग्लिश में वो इंटरव्यू दिया था। हिंदी में दे सकते थे बट मैंने इंग्लिश में दिया था। इसलिए जब RRB PO का इंटरव्यू था तो मैं कभी-कभी हिंदी भी यूज़ कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे हिंदी यूज़ करने में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। वैसे आप दूसरे एग्ज़ाम में भी, दूसरे इंटरव्यूज़ में भी हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैं अंदर घुसा तो वहाँ पे मेरे सामने 4 मेल्स थे और एक फीमेल थी, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने जो मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा था वो देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने शेयर किए थे, बाकी क्वेश्चंस मुझे याद नहीं थे उस वक्त में, तो मैंने शेयर नहीं किया था। बाद में मैंने फिर ध्यान दिया तो मुझे याद आ गया था क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला था मुझसे। तो इंट्रोड्यूस किया मैंने कि जो भी इंट्रोडक्शन देना होता है वो इंट्रोड्यूस किया मैंने। क्योंकि मैं पहले बता दूँ उसके कि मैं जो हूँ, मेरा होम टाउन जो है वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। मेरा होम टाउन वेस्ट बंगाल में है। और जो मेरी जो इसके पहले जो मैं जॉब कर रहा था वो TCS में कर रहा था, ठीक है। तो ये कुछ मैं बता दूँ आपको पहले ही। तो जब मैंने वेस्ट बंगाल बोला कि मेरा होम टाउन वहाँ पे है, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो आपको बिहार में आएंगे, आपको कैसे नॉलेज है यहाँ पे, कि आप यहाँ पे काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपको फिर अगर हम आपको सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप तो फिर छुट्टियाँ ही लेते रहोगे। तो ये सब क्वेश्चन मुझसे वो कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछ रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा मुझसे, ये देख लीजिए स्क्रीन पे। उन्होंने पूछा कि TCS, जैसे मैंने बोला कि TCS के बारे में बताया कि मैं TCS में एम्प्लॉयड था। तो वो बोल रहे थे कि TCS तो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक बहुत अच्छी कंपनी है। मेरे भी कुछ रिश्तेदार हैं वहाँ पे जो TCS में काम करते हैं। और वहाँ पे तो अब्रॉड भी भेजा जाता है प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आपके पास अच्छा ऑफ़र था तो आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं? या ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पे आके फिर छोड़ देंगे? तो कुछ इस तरह को मुझे कन्फ्यूज़ कर रहे थे, बार-बार मेरा कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा। फिर सेकंड क्वेश्चन उन्होंने बोला कि सैलरी भी अच्छी थी और फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, फिर भी आपने क्यों छोड़ा? तो आप देख सकते हैं कि वो जब आपके प्रीवियस जो भी आप जहाँ काम कर रहे थे उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद उन्होंने बोला कि मोतीलाल नेहरू कौन थे? उनके बच्चे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू की वाइफ़ का नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन जब मैंने सुना तो मैं काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हो गया था कि यार ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे। व्हाई ही इज़ आस्किंग अबाउट मोतीलाल नेहरू एंड जो भी हिस्टोरिकल लीडर्स थे हमारे, उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? चलो उनके बारे में पूछ लिया, बट उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि उनके उनके चिल्ड्रन का नाम बताइए, उनकी वाइफ़ का नाम बताइए। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जो मुझे लग रहा था मुझसे इसलिए पूछे जा रहे हैं ताकि क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। तो उसके बाद उनको कहीं न कहीं उनको मन में शायद आ गया है कि इसको सिलेक्ट नहीं करना है। कहीं न कहीं वो ये सोच लेते हैं। तो इसके लिए वो इस तरह के टेढ़े मेढ़े सवाल मुझसे कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे एक बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू एक क्वेश्चन पूछ दिया कि सीता के माँ का नाम क्या था? बिकॉज़ क्योंकि ये पता नहीं क्यों पूछा गया मुझसे। इसके पहले भी जो कुछ कैंडिडेट्स थे उनसे मैंने पूछा था कि किस तरह क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, कुछ इस तरह के मतलब क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं जिनका आंसर्स मतलब आपको भी ये नहीं आएगा। तो उस तरह से मुझसे पूछा कि सीता के माँ का नाम क्या था? जो कि मुझे याद नहीं आ रहा था। मतलब पिताजी का नाम को तो सबको याद होता है कि जनक था, बट उनके मदर का नाम क्या था ये किसी को याद नहीं आ रहा था। उसके बाद क्योंकि मैं बिहार से मैंने अप्लाई किया था तो वहाँ पूछे थे बिहार के बाउंड्रीज़ पे कौन-कौन से, मतलब ये चौहद्दी पूछ रहे थे एक तरह से हिंदी में, कि बिहार की चौहद्दी पे कौन-कौन से प्लेसेस हैं, कौन-कौन से प्लेसेस हैं और
तुम्हें बिहार की बाउंड्रीज़ का पता नहीं तो काम कैसे करोगे? क्योंकि हाँ, एक बात मैं बता दूँ, मैंने बिहार के बाउंड्री का जब पूछा तो मुझे 1-2 बाउंड्रीज़ का ही नाम मालूम था। 4 डायरेक्शंस पे जो बाउंड्रीज़ हैं वो नहीं मालूम था। तो मुझसे पूछा था कि जब आपको पता ही नहीं है तो आप यहाँ पे काम कैसे करोगे? तो मैंने उनको यही बोला कि सर पता नहीं है, बट यहाँ पे जब काम करेंगे तो धीरे-धीरे आइडिया लग ही जाता है। और क्योंकि मेरा जो नानी घर है या मेरा जो नेटिव होम है वो बिहार में ही है, तो मेरे लिए काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। उसके बाद उसी वक़्त जो है अयोध्या का जो जजमेंट आया था, तो अयोध्या जजमेंट के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया कि अयोध्या जो केस हुआ था उसमें मुस्लिम जज कौन था? मुझे जहाँ तक याद है 4 जज का पैनल था उसमें, तो उसमें वो मुस्लिम जज का मुझसे नाम पूछ रहे थे। फिर जब मैंने उनका नाम बता दिया था, मुझे याद है मैंने नाम बता दिया था उनको मुस्लिम जज का, लेकिन उसके बाद वो पूछ रहे थे कि बाकी 3 जज का नाम बताइए, जो कि मुझे 2 जज के नाम मालूम थे, बट बाकी एक का नाम मालूम नहीं था, तो वो एक उन्होंने पूछ लिया मुझसे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि शेयर्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड, जैसे आपको पता ही होगा स्टॉक में जो शेयर्स होते हैं, तो वो शेयर्स के बारे में पूछने लगे, शेयर क्या होता है? फिर उन्होंने मुझसे पूछा गवर्नमेंट कंपनीज़ और प्राइवेट कंपनीज़ में क्या डिफरेंस होता है? ये क्वेश्चन उन्होंने काफ़ी कैंडिडेट से पूछा हुआ था, गवर्नमेंट कंपनीज़ एंड प्राइवेट कंपनीज़ में क्या डिफरेंस होता है? उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि बॉन्ड और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है? तो ये कुछ क्वेश्चन थे। हाँ, मुझे याद है कि इसके अलावा भी उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि वो पूछ रहे थे कि आपका जो नानी घर जहाँ पे है, तो उस पार्टिकुलर प्लेस में आप कौन सी फसल उगाई जाती है और वहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। वहाँ पे मैंने मतलब ये सब होने के बाद मैं काफ़ी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू मुझे मालूम चल चुका था कि ये कुछ अच्छा इंटरव्यू नहीं गया है, बिकॉज़ ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें बैंकिंग के क्वेश्चंस मुझसे बहुत कम पूछे गए थे। जो क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करके गया था, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी इंटरव्यू के लिए, बट वो क्वेश्चन मुझसे पूछे नहीं गए। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है आपसे भी ना पूछे जाएँ, बट आपको कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, क्योंकि मेंस के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। लेकिन इंटरव्यू में अगर थोड़ा बहुत मार्क्स आप क्वालिफाई कर भी आते हैं इंटरव्यू में, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, और मैंने देखिए कमेंट भी कहा था कि आई डोंट नो व्हाट दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ मी। आई वाज लिटरली वंडरिंग वेदर इट वाज ए बैंक इंटरव्यू और सिविल सर्विसेज इंटरव्यू। क्योंकि बैंकिंग इंटरव्यू में आई डोंट थिंक कि इस तरह के सवाल किए जाने चाहिए, बट क्योंकि उनका मूड इस तरह का था कि उनको मुझे मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछना था और मेरा कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश कर रहे थे वो, तो इस तरह उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। तो कुछ ऐसा इंटरव्यू हुआ था मेरा, और उसके बाद जब इंटरव्यू हो गया तो मेरे बाद जो दूसरा कैंडिडेट था वो भी चला गया। तो मैं बता दूं, जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो अराउंड मुझे याद है 18 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ था। 18 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ था। तो उन्होंने एवरेज 15 मिनट का तो इंटरव्यू सबका ही हो रहा था, ठीक है, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है, तो वो 15 मिनट का इंटरव्यू सबका ही होता है। उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू हो गया तो मैं नीचे चला गया, फिर वहाँ से कुछ कैंडिडेट से मैंने बात की, तो मालूम चला कि ऑलमोस्ट सारे ही कैंडिडेट्स को, जो वो पैनल बनी हुई थी ना, जो वो पार्टिकुलर 5 लोगों की पैनल थी, वो सबसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। फिर मैं वहाँ से काफ़ी डीमोटिवेट हो गया था उसके बाद। लेकिन मैं बता दूं आपको कि इसके बाद जब रिजल्ट आया था तो मेरा सिलेक्शन हो चुका था, और सिलेक्शन भी इसलिए हुआ था दोस्तों, क्योंकि जो मेरे मार्क्स थे ना वो मेंस में वो काफ़ी अच्छे थे, 122.75 मार्क्स थे। तो इसकी वजह से ना मेरे को जो इंटरव्यू, मुझे ज़्यादा पता है 48 या 49 मार्क्स ही आए थे इंटरव्यू मुझे बस, तो बहुत कम इंटरव्यू मार्क्स थे, बट क्योंकि मेंस से मार्क्स अच्छे थे तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। इसके बाद फिर मेरा IPS PO में भी हुआ था, और उसके बाद फिर मेरा EPFO ASO में भी सिलेक्शन हो गया था। तो फाइनली मैंने RRB PO का जो था वो मैं सेलेक्ट हो गया था, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो ये मैंने ऑलमोस्ट आपसे शेयर कर दिया है कि जो भी चीज़ें थी। अभी जो है ना दोस्तों, मैं आप सबके लिए जो नेक्स्ट वीडियोज़ लाने वाला हूँ, एक मैं इंटरव्यू की सीरीज़ की वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है, आप सबके लिए इंटरव्यू सीरीज़ वीडियो लाऊंगा। उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, RRB PO, IBPS PO और SBI PO के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और कल से ही मैं इसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। ऑलमोस्ट मैं 5-6 वीडियोज़ की सीरीज़ लाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैं सारे वीडियो शेयर करता हूँ, और ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स जो मुझसे ओपिनियन टिप्स लेना चाहते हैं मैं उनको टिप्स देता हूँ। तो आपको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।